Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started this lecture series which are related to journal knowledge. और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप ऐसी ही सीरीज जो है वो देख सकते हैं, जर्नल साइंस की भी, इस्लामियात की भी और पाकिस्तान अफेयर्स की भी। अब ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ना जो मैंने अभी आपको बताए हैं, वो आपकी एमओडी की टेस्ट में आएंगे और ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स की टेस्ट में आएंगे। अब ये वो पीडीएफ है, मैंने जो है वो 5 पेपर्स जितने भी देखे हैं एमओडी के, उसमें जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे इसी पीडीएफ में से लिए गए हैं। मतलब कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो इस पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है। तो इस पीडीएफ को आप गौर से सुने। लास्ट क्लास में हमने ये वाला पार्ट कर लिया था, इस क्लास में हम लोग ये वाला पार्ट करेंगे। ओके, राइट साइड वाला। ओके, सो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं स्टार्ट करती हूँ। द नेम द हजरत नूह alayhi salam's son, who was drowned in the Noah's deluge storm, was Hanan। ओके, अब इसमें ये बताया गया है कि हज़रत नूह अलैहि सलाम का एक बेटा था। जैसे कि आपको पता है कि हज़रत नूह अलैहि सलाम 950 साल अपने लोगों को क्या किया, तबलीग दी थी, उनको अल्लाह की तरफ बुलाया था। पर वो जो है वो डिसबिलीवर्स थे उसमें। अप टू मिनिमम अगर मैं बोलूँ, या रेशो जो था, या टोटल लोग जो थे वो 70 to 80 लोग थे जो सिर्फ ईमान लाए थे। उन और नाफरमान लोगों में उनका बेटा भी था जिसका इसमें जिक्र किया गया है कि उसका नाम इन्होंने पूछा है, वो था खन्नान। ओके, हुआ ये था कि जब ग्रेट फ्लड्स आए, ओके, सो द प्रॉफिट नो इनवाइटेड हिज सन टू बोट, जो उन्होंने बनाई थी ना आर्क, उस उस पे जब वो ट्रेवल करने लगे तो उन्होंने अपने बेटे को बुलाया कि आप भी आ जाओ। ओके, पर उसने क्या किया, रिफ्यूज किया। इंटरेस्टेड अ माउंटेन टू सेव हिम, मतलब ये कि वो बड़े पहाड़ पे जाके बैठ गए थे। वो बोल रहे थे कि इस पहाड़ पर तो ये जो है ना फ्लड मेरे तक नहीं पहुंच सकता। पर कुरान पाक जो है वो ये मेंशन करता है, अगर आपने ये आयत पढ़ी हो, कि ही ड्रॉन्ड बिकॉज ही रिजेक्टेड द मैसेज। वो इसलिए डूबे क्योंकि उन्होंने अल्लाह पाक का जो मैसेज था उसको उन्होंने रिजेक्ट किया था। ओके, तो लेसन ये मिलता है कि फेथ नॉट अ फैमिली रिलेशन डिटरमिन्स द सैल्वेशन। ओके, सो ये था उनका बेटा। अगर आपको मैं और चीज़ इससे रिलेटेड बताऊं तो जैसे इनकी वाइफ जो थी वो भी ऐसी ही थी, या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की भी वाइफ के बारे में भी यही कहा जाता है कि वो भी नाफरमान थी। ओके, अब नमरूद वॉज द किंग ड्यूरिंग द डेज ऑफ हज़रत इब्राहिम। अब हज़रत इब्राहिम का आपको पता है कि उनको आइडल ब्रेकर भी कहा जाता है, उनको खलीलुल्लाह भी कहा जाता है। और उनको जो है वो उनका विजडम जो था वो बड़ा फेमस है। और जब नमरूद के दरबार में उससे पूछा गया कि तुम्हारा खुदा कौन है, तो उसने कहा मेरा खुदा वो है जो मुर्दों को जिंदा करता है। तो ये जो नमरूद थे ना, इनका दिमाग इतना ही काम कर रहा था कि उन्होंने एक बंदे को जो है वो आज़ाद कर दिया और दूसरे को मार दिया। राइट, उसने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दलील दिया कि मेरा खुदा वो है जो सूरज को एक साइड से उभारता है और दूसरी साइड से डुबोता है। ओके, तो वो जो है वो हैरान रह गया। तो इनके दलील और इनका विजडम इतना तो कोई जो है वो आला किस्म का था। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो है वो आपको पता है 40 डेज फायर में भी रखा गया एज अ पनिशमेंट। पर अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि इस आग को ठंडा कर दिया जाए ताकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सेव किया जाए। ओके, और हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का भी आपको पता है कि उनके जो बेटे थे हज़रत इस्माइल, जो हज़रत बीबी हाजरा से थे, उनकी कुर्बानी दी गई थी। बट अल्लाह पाक ने उनको उस बेटे की जगह दुम्बा रख लिया और अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वो कुर्बानी कबूल कर दी। ओके, तो ये पूरा इनके बारे में है, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में। और नमरूद जो थे वो भी आपको पता है कि उस टाइम के किंग थे। बरानी डैम के बारे में बताया गया है कि बरानी डैम इन पाकिस्तान वाज बिल्ट ऑन रिवर
खुरम। ओके, बरानी डैम जो है वो कौन सी रिवर पे है? इट इज इन खुरम। ओके, इट इज इन खुरम रिवर। ओके, बरानी डैम जो है वो बिल्ट इसलिए की गई थी मेनली ताकि वो स्टोर करें रेन वाटर को और सपोर्ट करें एग्रीकल्चर जो ड्राई रीजन में है। ओके, तो इसलिए ये बरानी डैम बनाने का मकसद ये था। अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आऊं तो हब डैम के बारे में बताया गया है कि हब डैम नियर कराची वाज कंस्ट्रक्टेड इन, तो वो कब बनी थी? 1983 में इसको बनाया गया था हब डैम को। ओके, 1983 आप ये याद रख लेंगे, इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1983 में। ये मेन सोर्स है वाटर सप्लाई का कराची के लिए, राइट? हब डैम, ये आप याद रख लें हब डैम को। ओके, बेगम राना लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान। क्यों थी फर्स्ट लेडी? मैं आपको अभी बता देती हूँ। क्योंकि वो वाइफ थी अ, जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, लियाकत अली खान उनकी। और इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया था फॉर द वेलफेयर एंड सोशल वर्क के लिए, राना लियाकत अली। ओके, द फर्स्ट लेडी, फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान, राइट? तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है? फर्स्ट लेडी कहा जाता है, क्योंकि शी वॉज द वाइफ ऑफ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान। और इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले भी किया था सोशल वेलफेयर में भी। बेगम इकरामुल्लाह की बात हो रही है, देखें, बेगम इकरामुल्लाह वाज द फर्स्ट विमेन फेडरल मिनिस्टर। ओके, शी वाज द फर्स्ट विमेन फेडरल मिनिस्टर। और इनके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा और बताऊं तो उन्होंने भी जो है वो बहुत अच्छा किरदार अदा किया था, और ये पहली विमेन है, अर्लीस्ट विमेन है। ओके, शाइस्ता सोहरवर्दी इकरामुल्लाह जो है, जिन्होंने हेल्प किया था ड्राफ्ट पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। ओके, पाकिस्तान का के कॉन्स्टिट्यूशन का पहले ड्राफ्ट बना था ना, तो उसमें इन्होंने बहुत हेल्प की थी। और ये बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशंस में भी रिप्रेजेंट किया था। ओके, और ये पहली वुमेन थी, अर्लीस्ट वुमेन में से, जिन्होंने मिनिस्ट्रियल रोल को जो है वो संभाला था। ओके, फेडरल मिनिस्टर, ये आप याद रख लें, शी वाज द फेडरल मिनिस्टर। ओके, तो ये जो थी वो पढ़ी लिखी औरतें थी पाकिस्तान की। इन इन पाकिस्तान सियालकोट इज़ अ फेमस फॉर प्रोड्यूसिंग स्पोर्ट्स गुड्स। आपको पता है सियालकोट के फुटबॉल्स का भी पता होगा ना, कि सियालकोट जो है वो फेमस है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड, फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पोर्ट्स गुड्स, राइट? ये तो आपको पता होगा सियालकोट के बारे में। A large percentage of world's football are produced here and exported internationally. ओके, मैंने क्या कहा कि एक बड़ा जो है वो परसेंटेज जो है वो दुनिया में जो फुटबॉल्स जाते हैं ना, एक्सपोर्ट करते हैं हम इंटरनेशनली, वो सियालकोट से जाते हैं। ओके, तो ये आप याद रख लें कि स्पोर्ट्स गुड के लिए सियालकोट बड़ा फेमस है। ओके, प्रोटीन इज प्रेजेंट इन द हाईएस्ट अमाउंट इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, प्रोटीन के बारे में बताया गया है कि इंसान के जो जिस्म होता है ना, बॉडी होती है, उसमें प्रोटीन जो है वो बड़ी तादाद में पाई जाती है। प्रोटीन इज वन ऑफ द मोस्ट abundant components in the human body after water. वाटर के बाद अगर हम लोग देखें तो जो सेकंड मोस्ट abundant कंपोनेंट होता है वो प्रोटीन होता है, क्योंकि प्रोटीन की वजह से ही मसल्स बनते हैं, टिश्यूज बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं। ओके, ये ग्रोथ एंड रिपेयर में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है प्रोटीन। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आऊं तो बुक का बताया गया है, बुक विच इज द कलेक्शन ऑफ लॉज ऑफ हिंदुइज्म इज अ धर्मा। ओके, ये बुक के बारे में बोला गया है कि जो है वो कलेक्शन ऑफ लॉज। ओके, कलेक्शन ऑफ लॉज, बुक कॉन्टेनिंग ट्रेडिशनल लॉज ऑफ हिंदू सोसाइटी। ओके, इसमें बुक में क्या है? ये बुक जो है वो कंटेन करता है जो ट्रेडिशनल पुराने जो है लॉज है ना हिंदू सोसाइटी के, उसको। और ये एसोसिएटेड है धर्मा प्रिंसिपल से। ओके,
ये आउटलाइन करता है सोशल ड्यूटीज को, लॉज को एंड मॉरल गाइडलाइंस को, राइट। तो ये है, इट इज अबाउट कलेक्शन ऑफ द लॉज, ट्रेडिशनल हिंदू लॉज जिसे हम धर्मा कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी इन 1600, द एरा ऑफ द अकबर। ओके, अकबर ही वो थे, मतलब मुगल रूलर थे जिसके मौजूदगी में क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी, और 1600 में, अकबर के एरा में। तो ये आप याद रख लें, अगर आपसे पूछे कि वो कौन सा मुगल रूलर था जिसकी जो रूलर था तब जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, तो वो अकबर थे। इस कंपनी ने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, बट बाद में क्या हुआ, इट बिकेम द पॉलिटिकल, आई मीन ये पॉलिटिक्स में जो है वो इंटरफेरेंस करने लगी, और मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। ओके, अब अगर मैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आऊँ तो नेक्स्ट वन लाइनर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हमने पढ़ा, अब ये पढ़ेंगे। 19 अप्रैल 2004 नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल स्टैब्लिश्ड। ओके, अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का बताया गया है कि ये कब बनी थी, 2004 में ये बनी थी। ओके, इट वाज फॉर्म्ड और डेवलप्ड और established in 19 अप्रैल 2004। ओके, इसका पर्पस क्या था कि वो कोऑर्डिनेट करें डिसीजंस को ऑन द नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस, राइट। इसका पर्पस ये था कि ये कोऑर्डिनेट करे डिसीजंस ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस को। ओके, तो अब जो है वो हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ। ये हमने बताया नेशनल सिक्योरिटी का पर्पस, और ये स्टैब्लिश हुई थी 19 अप्रैल 2004 में। रशिया विड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान इन 1989 में। रशिया का आपको पता है कि जो है वो उन्होंने अ, अफगानिस्तान के साथ वॉर स्टार्ट की थी, और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सपोर्ट किया था उस टाइम, राइट। क्योंकि पाकिस्तान का ये था कि वो यही चीज सोच रहे थे कि रशिया वांट टू गेट एक्सेस टू द फ्रेश वाटर्स, एंड आफ्टर टेकिंग और इन्वेडिंग अफगानिस्तान, ये जो है वो इन्वेड करेगा पाकिस्तान को भी, और ये रशिया पाकिस्तान की तरफ आएगा, राइट। तो इसलिए पाकिस्तान ने जो है वो रशिया को सपोर्ट किया था इस वॉर में। अब ये जो है वो वॉर देखें 89 से 79 तक, समझे कि एक डिकेड तक ये जो है वो इन्होंने वॉर की थी अफगानिस्तान के साथ ना। इस डेट से ही पता चल रहा है, 1948 1980 89 तक ये जो है ना चली थी, और ये स्टार्ट हुई थी 79 में, राइट। 79 टू 89 तक, देखिए कितना ये जो है वो चली है। अब इसे हम जो है वो सोवियत अफगान भी कहते हैं, अफगान वॉर, सोवियत अफगान वॉर भी कहते हैं इसे। ओके, और ये जो है वो पर उस टाइम जो है वो अफगानिस्तान के लोगों ने बड़ी रेजिस्टेंस जो की थी, रेजिस्टेंट ग्रुप थे, उन्होंने फाइट किया, और उनको जो है वो इंटरनेशनल सपोर्ट भी हासिल थी। ओके, और अगर मैं आऊं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ, तो नेक्स्ट वन लाइनर ये है कि पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, तो ये एस्टेब्लिश हुई थी 1964 में। ओके, ये पीएलओ की बात हो रही है। ओके, ये आप देख लें, पीएलओ की बात हो रही है, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ओके, तो ये कब फाउंड हुई थी, 1964 में। और अ, ये बेसिकली क्रिएट हुई थी ताकि ये रिप्रेजेंट कर सके पैलेस्टीनियन लोगों को और उनके स्ट्रगल को फॉर स्टेटहुड के लिए। ओके, अब जो है वो अगर मैं नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आऊं तो नेक्स्ट वन लाइनर है द कैपिटल ऑफ द साइप्रस इज निकोसिया। साइप्रस फ्रीड इन 16 अगस्त 1960। किससे, ब्रिटिश से इन्होंने जो है वो उनको आजाद, ब्रिटेन से जो है वो इनको आज़ादी मिली थी। ओके,
जैसे इसमें लिखा हुआ है कैपिटल ऑफ द साइप्रस इज निकोसिया। ओके, साइप्रस गेन्ड द इंडिपेंडेंस ऑन 16 अगस्त 1960 फ्रॉम ब्रिटेन। साइप्रस में जो है वो गेन की इंडिपेंडेंस कब? 16 अगस्त को 1960 में ब्रिटेन से। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। डच की बात हो रही है। डच इज द लैंग्वेज ऑफ बेल्जियम। डच जो है वो बेल्जियम की लैंग्वेज है। कैरिज or a small covered canals are dug to avoid the evaporation due to the excessive heat. This method of the irrigation is prevalent in Balochistan. Okay, carriage due to the अब ये क्या होता है? करीज क्या होता है? स्मॉल कवर्ड केनाल होता है। ओके, कवर क्यों किया होता है? क्योंकि ये जो है वो चाहते हैं कि एवापोरेशन ना हो। ओके, जैसे वेपर्स के फॉर्म में पानी उड़ जाता है ना, तो ये चाहते थे कि ये जो है ना एवापोरेशन ना हो। एक्सेस हीट जब पड़ेगी पानी पे तो वो पानी उड़ जाएगा। तो ये जो मेथड है ना इरिगेशन का, ये बलूचिस्तान में प्रिवेलेंट है। हरना, हरनाई इन बलूचिस्तान इज अ फेमस फॉर वुलन मिल्स। ओके, हरनाई जो है बलूचिस्तान में ये फेमस है किसके लिए? इट इज फेमस फॉर वुलन मिल्स। ओके, अब इसमें जो है वो बेसिकली ये वो रीजन है जहाँ पे वूल जो है वो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं शीप फार्मिंग से। ओके, जैसे शीप की जो चमड़ी होती है ना, तो उससे जो है वो ये किया जाता है। द विलेज लाइफ ऑफ पाकिस्तान इज अ बेस्ट डिपिक्टेड इन द पेंटिंग ऑफ उस्ताद अली बख्श। ये उस्ताद अली बख्श की बात हो रही है। ये बहुत बड़े जो है वो पेंटर थे। अब इनकी पेंटिंग जो थी ना वो पाकिस्तानी विलेज लाइफ को डिपिक्ट करती थी, रूरल 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 लाइफ को। ओके, इनका जो आर्ट वर्क था वो ब्यूटीफुली शोज करता था ट्रेडिशनल विलेज कल्चर ऑफ पाकिस्तान को। ओके, ट्रेडिशनल विलेज कल्चर जो है पाकिस्तान की, उसको ये जो है वो डिपिक्ट करता था। तो इनका नेम आप याद रख लेंगे, विलेज लाइफ बेस्ट डिपिक्टेड पेंटिंग उस्ताद अली बख्श। Zulfikar Ali Bhutto's government land reforms prescribed the ceiling of the land holding as 150 acres of the irrigation and 30 acres of unirrigated land। जुल्फकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट में ये रिफॉर्म्स आए थे, राइट? तो 150 एकर्स जो है वो इरिगेटेड लैंड पे और 30 एकर्स जो है वो अनइरिगेटेड लैंड पे। ओके, laws passed by the legislature of the country are called statutes। ये जो गवर्नमेंट जो है वो लॉज पास करती है, पार्लियामेंट का काम क्या है? लेजिस्लेशन होता है पार्लियामेंट का काम। तो पार्लियामेंट ये जो है वो बनाती है अपना लॉज। ऑफ स्टेट्यूट जो होते हैं ना वो लॉज ही होते हैं, फॉर्मली पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। जब वो फॉर्मली लेजिस्लेचर पास कर लेती है वो स्टेट्यूट बन जाती हैं। जैसे once a bill is approved by the parliament and signed by the head of the state, it becomes a statute। ओके, तो ये होता है। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ अगर हम लोग आए, एब्दन पैलेस is the official residence of president of the Egypt। एब्दन पैलेस जो है वो क्या है? ऑफिशियल रेजिडेंस है प्रेसिडेंट जो है वो इजिप्ट के उनकी। हेलेनिक हेलेनिक रिपब्लिक was the official name Hellenic Republic was the official name of Greece। ओके, हेलेनिक रिपब्लिक कहा जाता था पहले ग्रीस को। ओके, नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। लाहौर रेजोल्यूशन 1940 was last called Pakistan resolution by the Hindu press and the news newspapers। Lahore Resolution 1940 was first called Pakistan Resolution by Hindu press and the news। जो लाहौर रेजोल्यूशन है 1940 का,
उसे पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा गया। हिंदू प्रेस ने और न्यूज़पेपर्स जो थे उस टाइम के, उन्होंने। ओके। After independence, the first industrial unit inaugurated by the Quaid-e-Azam was Walika Textile Mills. Okay, तो वही लिखा हुआ है सेम, कि जो है वो फर्स्ट इंडस्ट्रियल यूनिट जो इनाग्रेट किया था मोहम्मद अली जिन्ना में, वो था वलीका टेक्सटाइल मिल्स। वलीका टेक्सटाइल मिल्स। ओके। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द सेनेट का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फॉरेन मिनिस्टर का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ओके। अब इसमें तो चेयरमैन सेनेट पूछा गया है। फर्स्ट चेयरमैन सेनेट इज हबीबुल्लाह खान। हबीबुल्लाह खान। ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। कोजक पास जो है वो कनेक्ट करता है किला अब्दुल्ला और चमन को। किला अब्दुल्ला को और चमन को। ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। जॉनसन is the first president of the America who faced an important trial in the constitutional history. जॉनसन जो थे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे अमेरिका के जिन्होंने फेस किया था इम्पीचमेंट। आपको पता है क्या होती है इम्पीचमेंट? आप कहते हो जो गद्दारी या बगावत होती है ना, जिसमें रिबेलियन सेडिशन आप जिसे कहते हैं। आर्मी में हो तो इससे रेनीगेट कहते हैं, जो आर्मी से भाग जाए उसे रेनीगेट कहते हैं। इम्पीचमेंट भी वैसा ही एक वर्ड है जिसमें सेडिशन होती है, बगावत होती है। ओके। जॉनसन इज द फर्स्ट president of the America who faced an impeachment trial in the constitutional history of USA. तो ये जो थे ना ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चंस थे, राइट। तो जो आपका वो आता है एमओडी में 30% आपका जनरल नॉलेज आएगा। ओके। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।